हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाली है। और आज की क्लास में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, उसको सुनकर जाइएगा। आपकी परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है वह जानकारी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल है। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि कालीबंगा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज मैंने जितने सवाल लिए हैं सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कालीबंगा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। चेनाब नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। दोस्तों आपको बता दें कालीबंगा ये नगर किस नदी के किनारे स्थित था। ये दोस्तों घग्गर नदी के किनारे स्थित था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप याद रखें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भोगवा नदी, दोस्तों भोगवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित था, लोथल। ये सवाल आपके एमटीएस में पूछा भी गया है। कौन सा दोस्तों, लोथल। लोथल नदी के किनारे स्थित है कौन सा दोस्तों, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल स्थान। लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, आपको याद होगा। कहाँ पर स्थित है ये दोस्तों, गुजरात में स्थित है। अगर हम दोस्तों बात करें चेनाब नदी, इसके किनारे कौन सा स्थान स्थित है, मांडा। मांडा दोस्तों कहाँ पर स्थित है, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा रावी नदी, इसको दोस्तों वेदों में क्या कहते हैं, परुष्णी। क्या कहते हैं, वेदों में इसको कहा जाता है परुष्णी। जल्दी से कमेंट करके बताएं रावी नदी के किनारे कौन सा स्थान स्थित था। ये सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे प्राचीनतम पुराण निम्नलिखित में से कौन सा है। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण। दोस्तों आपको बता दें सबसे प्राचीनतम पुराण इसमें से कौन सा है, तो आपको नोट करना है ये दोस्तों मत्स्य पुराण है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे सवाल पूछ लिया था कि पुराणों की संख्या कितनी है, दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन वेदांग कितने हैं, वेदांग वेदांग की संख्या है दोस्तों 6, इसको आप नोट करके रखें। और वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या है दोस्तों 4। ये बात आपको नोट करनी है, परीक्षाओं में सबके सब सवाल आपके पूछे गए सवाल हैं। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। दोस्तों मत्स्य पुराण के अंदर ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कौन से पुराण में स्थित है, मत्स्य पुराण में स्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पहली बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। दोस्तों आपको याद होगा बौद्ध संगतियां, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। चारों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों पहली बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी, अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों पहली बौद्ध संगति हुई कहां थी, राजगृह में हुई थी। कहां पर, राजगृह में हुई थी। अब बात करते हैं दूसरी वाली बौद्ध संगति। दूसरी वाली बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के समय में हुई थी। कहां पर दोस्तों, वैशाली में। कहां पर, वैशाली में हुई थी। किसके समय में हुई थी, कालाशोक के। और तीसरी वाली बौद्ध संगति कहां हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। तीसरी वाली बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, अशोक के समय में हुई थी। और चौथी वाली बौद्ध संगति कहां पर थी, कुंडलवन कश्मीर के समय हुई थी। इसको भी आपको नोट करना है। ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये चारों आपको नोट रखना है इसी क्रम में। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। आपको दोस्तों याद होगा महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया है उस घटना को क्या कहते हैं, अभिधम्म चक्र कहते हैं। महात्मा बुद्ध के दोस्तों प्राण त्यागने की घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण कहलाती है। और महात्मा बुद्ध के दोस्तों घर त्यागने की घटना कहलाती है, महाविनिष्क्रमण। इतनी बातें आपको नोट कर लेनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों आपको याद होगा कौन किसके शासन काल में आया, ये सवाल परीक्षाओं में बनते ही बनते हैं। मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया था, तो आपको नोट कर लेना है ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और मेगास्थनीज की एक पुस्तक है दोस्तों, इंडिका किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की पुस्तक है। आपको दोस्तों याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक, इसके शासनकाल में कौन आया था, इब्न बतूता।
ये किसके शासनकाल में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। बीपीएससी में पूछा गया सवाल। इसके अलावा आपसे पूछ लेना, इसकी एक पुस्तक है रहेला। कौन सी? रहेला। इसको भी आपको नोट करना है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग। ये किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और दोस्तों आपको याद होगा ह्वेनसांग की एक पुस्तक मैंने आपको कई बार नोट कराई है। कौन सी? CU की। इसको आप नोट करके रखें, परीक्षा में सवाल बन सकता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके शासनकाल में दोस्तों कौन आया था? फायान। कौन आया था दोस्तों? फायान। इनके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इन सब सवालों को आपको नोट करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास। दोस्तों आपको याद होगा फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लिया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की कब की थी? 1939 ईस्वी में की थी। और दोस्तों आपको याद होगा 1938 इसको क्या हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। अगर हम बात करें ऑप्शंस को लेकर, दोस्तों आपको याद होगा लाला लाजपत राय। दोस्तों आपको याद होगा साइमन कमीशन, इसका गठन कब हुआ था? 1927 को दोस्तों साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और भारत कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन के विरोध में दोस्तों साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। इसके विरोध में दोस्तों जो धरना प्रदर्शन हो रहा था उसमें दोस्तों लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों किसने दोस्तों लाठी से प्रहार किया था? सैंडर्स ने। यह सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सैंडर्स के लाठी प्रहार से दोस्तों लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। उस समय दोस्तों लाला लाजपत राय को दोस्तों जो यूथ था अपना दोस्तों गुरु, अपना पिता मानता था। दोस्तों बहुत ज़्यादा यूथ में रोष फैल चुका था उस समय जब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको याद होगा 1928 में ही बारदोली सत्याग्रह हुआ था। कौन सा? बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ये दोस्तों किसानों से संबंधित था। और दोस्तों आपको याद होगा बारदोली सत्याग्रह की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसको दोस्तों फेमस किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। ये कुछ सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और एक सवाल दोस्तों चित्तरंजन दास, आपको याद आ रहा होगा 1923 इसको क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहां से मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी परीक्षा बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाली है एसएससी की, एमटीएस की और सीजीएल टियर 2 की। आपके लिए लेकर आया हूं ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हां दोस्तों, अगर आप कोई सा भी एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ऐसे नोट्स लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा की तैयारी को निर्णायक रूप देने वाले हैं। अगर आप दोस्तों केवल जीके जीएस के नोट्स लेते हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, विविध स्टैटिक जीके सारा कंटेंट आपको बहुत ही कंसाइज रूप में आपको मिलने वाला है। मात्र दोस्तों 133 से 134 पीडीएफ के पेज होंगे। अगर दोस्तों आप इसको 10 से 15 दिन में पढ़कर समाप्त कर सकते हैं और 25 में से 18 से 20 सवाल आसानी से बना सकते हैं। आप कोई से भी एग्जाम में बैठ जाइएगा इन नोट्स को पढ़कर। और इसका जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, मात्र 60 रुपीज़ आपके लिए रखा गया है। इसके अलावा अगर आप दोस्तों करंट अफेयर के नोट्स खरीदते हैं, यानी कि जनवरी से लेकर जुलाई तक का दोस्तों मैटर आपको मिलने वाला है, इसका भी प्राइस मात्र 60 रुपीज़ रखा गया है। अगर दोस्तों आप दोनों कंबाइन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको स्टैटिक जीके और दोस्तों करंट अफेयर के नोट्स ये दोनों आपको मिल रहे हैं मात्र 75 रुपए में। मात्र 75 रुपए में दोस्तों ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देकर रखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक देकर रखा हुआ है, वहां से दोस्तों आप विजिट कीजिएगा, इसको परचेस कर लीजिएगा। बहुत बच्चों ने दोस्तों कमेंट किया था कि पहले इसका आप डेमो दिखाइए। दोस्तों आज के जो सवाल है मैंने ई नोट्स में ही से बनाए हैं। सारे सवाल आप देख सकते हैं किस हद तक महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में छपेगा सवाल। 1919 के अधिनियम से, 1924 के अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से, 1942 के अधिनियम से। दोस्तों आपको याद होगा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत का अधिनियम ये दोस्तों कब हुआ था? 1919 के अधिनियम से इसकी शुरुआत हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? 1919 के अधिनियम से, लेकिन समाप्त कब हुआ?
1935 के अधिनियम से। ये दोस्तों समाप्त माला भी आपको याद रखना है। सवाल एक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक सवाल से 4 से 5 सवाल बता रहा हूं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है राज्य में, दोस्तों अगर प्रांत में पूछे तो दोस्तों 1919 का अधिनियम से शुरू हुआ था, 1935 के अधिनियम से खत्म हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि बंगाल में, माफ कीजिएगा दोस्तों, बंगाल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू करने वाला कौन था, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन इसको समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने। ये 2 सवाल भी आपको याद रखने हैं। अगर आप दोस्तों क्लास पर पहली बार आए हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों तक क्लास जरूर शेयर कर दें जिसका भी अभी एग्जाम बाकी है, कोई भी एग्जाम अभी देने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने। दोस्तों आपको याद होगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। ये दोस्तों महात्मा गांधी जी के गुरु भी थे, धार्मिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। इसको भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों कमेंट करके बताएं, देवेंद्र नाथ ठाकुर, इन्होंने दोस्तों किसकी स्थापना की थी? इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है, बहुत ही फेमस सवाल है। अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय की, तो दोस्तों आपको याद होगा 1828 वाला, 1828 वाला याद रखिएगा, 1815 वाला, यानी कि 1828 में दोस्तों इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। और दोस्तों आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने दोस्तों वेल्लूर मठ की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में की थी। ये बात भी आपको नोट करनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंदावर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों अगर आपने कल वाली हिस्ट्री की क्लास देखी होगी, जिसके अंदर दोस्तों मैंने दिल्ली सल्तनत का पूरा निचोड़ आपको कराया है, अगर आपने कल वाली क्लास ना देखी हो, उस क्लास को आप जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों उस क्लास को देखने के बाद दिल्ली सल्तनत से आपका एक सवाल गलत नहीं होगा। बहुत ही शानदार मैटर मैंने आपके लिए उस क्लास के अंदर कवर किया है। दोस्तों चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, 1194 में हुआ था। आप सबको पता होगा कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। दोस्तों 1191 में दोस्तों क्या हुआ था? तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, मोहम्मद गौरी हार गए थे। उसके बाद दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध होता है। कौन सा? तराइन का दूसरा युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अब दोस्तों इसके बाद होता है चंदावर का युद्ध। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, और जिसके अंदर दोस्तों जयचंद हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। ये बातें आपको नोट करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के रूप में। दोस्तों आपको याद होगा मोहम्मद गौरी का जो सैन्य कमांडर था बख्तियार खिलजी, उसने दोस्तों बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगाई? मोहम्मद गौरी के कमांडर बख्तियार खिलजी ने लगाई। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संसदात्मक शासन प्रणाली कहां से ली गई है? दोस्तों टीसीएस के द्वारा पूछा गया मोस्ट रिपीटेड सवाल। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। दोस्तों आपको याद होगा एकल नागरिकता और संसदात्मक प्रणाली, ये 2 सवाल ऐसे हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की अवधारणा दोस्तों कहां से ली गई है? तो आपको नोट कर लेना है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों क्या लिया गया? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसके अलावा अमेरिका से दोस्तों क्या लिया गया? तो आपको दोस्तों याद होगा अमेरिका से दोस्तों मौलिक अधिकार, क्या दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो सब लिया गया है। कहां से? अमेरिका से लिया गया है। इसको भी आप नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है? लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा में यहां से मैं 2 सवाल बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे। दोस्तों किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है? विटामिन B1, B3, B4, B12।
B12। दोस्तों आपको याद होगा विटामिन B12 इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों आपको याद होगा विटामिन B12 इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। इसमें दोस्तों कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबोलिन। साइनोकोबोलिन ये किसका रासायनिक नाम है? ये दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, इसको भी आपको नोट करना है। इसके अलावा विटामिन B3 इसके द्वारा दोस्तों पेलाग्रा रोग होता है। परीक्षा में पूछा गया सवाल है आपके एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल में कि पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। और विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द दिया था फंक ने। और दोस्तों एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है, विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, किसी भी रूप में विटामिन हमको ऊर्जा नहीं देता है। इसको आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सतलुज तथा काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय पाया जाता है? दोस्तों अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हो तो दोस्तों हिमालय के जितने भी प्रकार हैं उनको आप पढ़कर जाएं। एक सवाल आपको 100% मिलेगा। दोस्तों सतलुज तथा काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय पाया जाता है? तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों कुमाऊं हिमालय। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको भी आपको नोट करके रखना है स्टार लगाकर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मिट्टी की अम्लता को दूर करने हेतु क्या मिलाया जाता है? जिप्सम, चूना, फास्फोरस, जल। दोस्तों आप सवालों का लेवल देख रहे होंगे, सारे सवाल आपके ई नोट्स से तैयार किए गए हैं। और दोस्तों यकीन मानिएगा आपके सारे सवाल टीसीएस में पूछे गए सवाल हैं, आप चेक कर सकते हैं। मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? उसके अंदर दोस्तों चूना मिलाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मिट्टी की क्षारता को दूर करने के लिए, मिट्टी की जो क्षारता होती है उसको दूर करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, ये दोस्तों क्षारता से संबंधित है। मिट्टी की क्षारता को दूर कर इसमें दोस्तों जिप्सम मिलाता है। अब दोस्तों आपको याद होगा अम्ल और क्षार, पीएच पैमाना दोस्तों आपने पढ़ा होगा। अम्ल और क्षार दोस्तों ये बीच में क्या होता है? 7 यानी न्यूट्रल। अगर दोस्तों पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो दोस्तों क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्षारीय। क्या कहलाएगा? क्षारीय। अगर पीएच का मान 7 से कम होगा तो क्या कहलाएगा? अम्लीय। अम्लीय। और अगर 7 होगा तो क्या कहलाएगा? उदासीन। उदासीन। इसको आप ध्यान में रखें। जैसे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो दोस्तों सवाल पूछा था कि रक्त क्या है? रक्त एक दोस्तों हल्का क्षारीय है। क्या है? हल्का क्षारीय है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और पीएच पैमाने की खोज की किसने थी? सोरेनसन। एक सोरेनसन करके वैज्ञानिक थे, इन्होंने पीएच पैमाने की खोज की थी। इसको भी आप नोट कर लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर उत्तर प्रदेश मत लगा के आइएगा। आपसे सवाल क्या पूछा गया है? 2011 की जनगणना में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किसकी थी? ये दोस्तों महाराष्ट्र की थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों आपको याद रखना था उत्तर प्रदेश। लेकिन शहरी जनसंख्या किसकी थी? महाराष्ट्र की। ये बातें आपको नोट करनी है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। ये चलो मैं आपको बता देता हूं, 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। अब ये बताइएगा किस किस समय में हुई थी, ये जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अब दोस्तों आपको याद होगा वैज्ञानिक आधार पर जनगणना, जो वैज्ञानिक आधार पर जनगणना हुई थी वो दोस्तों कब हुई थी? 1881 में हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। इसको भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों आपको याद होगा जातीय आधारित जनगणना, जातीय आधारित जनगणना करने वाला राज्य कौन सा था? इसको भी आपको बताना है कमेंट कर। दोस्तों आपको बता दें 1972 में मेयो के समय में, किसके? मेयो के समय में जनगणना की शुरुआत हुई थी। लेकिन दोस्तों आपको आंसर बताना है इस सवाल का कि जातीय आधारित जनगणना की शुरुआत किस राज्य में हुई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य कौन बना है? ईरान बना है, तिमोर लेस्टे बना है, मिस्र बना है, एंडोरा बना है। दोस्तों ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर का लल्लन टॉप सवाल है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका दोस्तों नवीनतम सदस्य कौन बना है? ये दोस्तों मिस्र बना है, इजिप्ट। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर ये चारों नाम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले हैं। दोस्तों मिस्र, आपको याद होगा COP 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 27वां सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ है? इजिप्ट मिस्र में हुआ है। लेकिन दोस्तों कौन से स्थान पर हुआ? शर्म अल शेख
इसको आप नोट कर लें। और एक सवाल आपसे कई बार परीक्षा में पूछा था कि 2023 में गणतंत्र दिवस पर कौन से क्रम का था? 74वें गणतंत्र दिवस पर। कौन से? 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत में अतिथि के रूप में कौन आए थे? जो इजिप्ट के राष्ट्रपति थे दोस्तों, कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी, ये दोस्तों गेस्ट के रूप में आए थे। इसको भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। दोस्तों नील नदी का प्रधान किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। ईरान दोस्तों किसका नवीनतम मेंबर बना? एससीओ। दोस्तों एससीओ का नवीनतम मेंबर कौन बन चुका है? ईरान। कौन से क्रम का? 9वां मेंबर बना है। कौन सा? 9वां मेंबर बना है। इसको भी आप नोट करके रखें। अब दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं कि दोस्तों एससीओ इसकी राजधानी क्या है? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों आपको याद रखना है इसकी राजधानी बीजिंग है। बीजिंग क्या है? बीजिंग। संघाई ऑप्शन मत लगा के आइएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। बीजिंग चाइना इसकी राजधानी है। तिमोर लेस्ते, ये दोस्तों किसका नवीनतम मेंबर बना है? आसियान का। आसियान। अगर आपसे पूछा जाए कि आसियान का नवीनतम मेंबर कौन बना? तिमोर लेस्ते। कौन से क्रम का है? 11वें क्रम का है। और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। और कौन से घोषणा पत्र से इसकी स्थापना हुई थी? तो दोस्तों आपको याद होगा बैंकॉक घोषणा पत्र। ये कुछ सवाल है आसियान को लेकर। एंडोरा दोस्तों, एंडोरा किसका नवीनतम मेंबर बना है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप। एंडोरा किसका नवीनतम मेंबर बना है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इंडोनेशिया ओपन 2023 का विजेता कौन बना है? इंडोनेशिया कप। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगाइएगा इस सवाल के ऊपर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। इंडोनेशिया कप 2023, ये दोस्तों इसका आयोजन, ये इसका विजेता कौन बना है? सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, अमन सहरावत, ए और बी दोनों। आपको नोट करके रखना। इंडोनेशिया कप 2023 इसका विजेता बना है सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ए और बी दोनों। अब दोस्तों अमन सहरावत लगाइएगा स्टार। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, इसमें दोस्तों भारत को गोल्ड मेडल किसने दिलाया है? अमन सहरावत ने दिलाया है। ये बात भी आप कहीं पर नोट कर लेना, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे सवाल। दोस्तों आज मैंने 15 ही सवाल लिए थे जो आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे। कमेंट करके बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, कैसे लगे आज के सवाल। अगर आपको सवाल पसंद आए हो, क्लास पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों अगर आप उन ई नोट्स को परचेस करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी जानकारी बता दूं दोस्तों, उन ई नोट्स के माध्यम से आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही कंसाइज रूप में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने उसको परचेस किया है। आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों कल की वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में आप उनकी दोस्तों राय ले सकते हैं कि दोस्तों ई नोट्स कैसे हैं। आप सवाल का लेवल देख रहे होंगे, एक नंबर के सवाल दोस्तों आप सभी के लिए उन ई नोट्स में शामिल किए गए हैं। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बना